कमिश्नर साहब ने कहा कि आप मेरे यहाँ धरने पे बैठे, मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। मैंने कहा जनता के मुद्दे पे और जनता के जीवन मरण के लिए मैं जेल नहीं, आप मुझे फांसी चढ़ा देंगे तो मैं अभी चढ़ने के लिए तैयार हूं। उस समय मैं धरने पे बैठा, उस समय तत्कालीन कमिश्नर जयंत नालिकर साहब थे। उसने जनता की पीड़ा को समझा, मेरे दुख दर्द को समझा और तत्काल उस हॉस्पिटल को 25 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए, जिससे उन 15 मरीजों की जान बची। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपना चुनाव हार सकते हैं, तो पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पुनः उनके घर गोरखपुर भेज देती है। और कहा जाता है कि आप जब पूरे 403 विधानसभा चुनाव में लड़ने की मादा रखते हैं, तो आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर से लड़ने का आखिर क्या नजरिया देखा जाएगा। एक बाहरी को लेकर यहाँ का सांसद बना दिया, जिस जो रवि किशन शुक्ला के नाम से जाने जाते हैं, जो कलाकार हैं और अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन समय समय पर करते रहते हैं, वह गोरखपुर के 5 विधानसभाओं का नाम नहीं बता पाएंगे, ग्राम सभाओं का नाम नहीं बता पाएंगे, तहसील का नाम नहीं बता पाएंगे। गोरखपुर की पहचान गोलघर से है। गोलघर में वो लाइटें 5 सालों में नहीं लग पाई, लेकिन सरकार जब जाने को हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक जाने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए उन्होंने अपना पर्सनल विकास किया है, उस रोड का विकास किया है। आप पूरा शहर उठा के देख लीजिए, अगर पूरे शहर में अगर आपको ऑर्नामेंटल लाइटें मिल जाए तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। कि जब वो देवबंद हार जाएंगे, जब मथुरा हार जाएंगे, जब अयोध्या हार जाएंगे, तो गोरखपुर में अपनी सीट सुरक्षित करने वाले आए हैं, लेकिन उनकी सीट कहीं सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा चुनाव जीतेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जमानत जब्त होने वाली है और गोरखपुर में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। जितने बहरूपीय गोरखपुर में बाहर से आए, उन्होंने कोई विकास नहीं किया गोरखपुर जनपद का। आपसे ये जो पूरी बातचीत का लबोलुआब रहा, तो आप जो बातचीत का निष्कर्ष में अगर आपके माध्यम से निकालूं तो ये निकल के आ रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल सरकार बनाने। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बतौर एक समाजवादी पार्टी के नेता से, आपकी क्या उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की कुल जो सीटें हैं उसमें आप कितनी सीटें जीत के आ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम 350 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप गोरखपुर में देख लीजिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं और ये पूरी अपनी 8वीं विधानसभा हार रहे हैं, और हारने का वाजिब कारण भी है, जब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, जो मंत्री थे, जो सांसद थे, वो यह कहते थे कि मेरी थानेदार नहीं सुन रहा है, विधायक कहता था कि मेरी जेई नहीं सुन रहा है, विधायक कहता था मेरी पीडब्ल्यूडी की यही नहीं सुन रहा है, महापौर कहते थे कि मेरे मुख्यमंत्री जी मेरा नहीं सुन रहे, सभासद कहता था कि मेरे विकास कार्यों को नोटिस नहीं लिया जा रहा है। तो आखिर उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपना वोट देने के काम क्यों करेगी? और रहा सवाल, आपने देखा होगा इस गोरखपुर जनपद में, मैं चैलेंज के साथ आपसे कह सकता हूं कि जनता के किसी भी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर कोई स्टैंड किया हो तो मुझे बता दें। जल भराव का मुद्दा रहा हो, आप बता दीजिए, कोई भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि पानी में कभी उतरा हो, कभी जनता का दुख दर्द बांटने गया हो, कोरोना जैसे विपत्ति काल में भारतीय जनता पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच में गया हो, किसी को सिलेंडर दिलाया हो, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपराधियों के साथ मिलकर रेमडेसिविर ब्लैक करने का काम किया, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक करने का काम किया। जिस तरीके से आपने देखा होगा, गोरखपुर के 4 बार के क्षेत्रीय विधायक अपने आप को घर में बंद करके जनता से कट लिए, सांसद जी बंबई में नाच गाने में व्यस्त रहे। आखिर जनता अपने जनप्रतिनिधि को वोट देती क्यों है? जनता अपने जनप्रतिनिधि को इसी नाते चुनती है कि जब कोई विपत्ति आएगी, जब कोई आपदा आएगी, तो हमारा जनप्रतिनिधि हमारी सरकार से बात करेगा, हमको सुविधा उपलब्ध कराएगा, हमारे दुख दर्द का साथी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुसरण करते हुए सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते रह गए, अपने घरों से नहीं निकले, तो जनता के दुख दर्द को बांटने नहीं गए। तो ऐसे लोगों को आखिर जनता वोट क्यों करेगी? और जब कहीं मामला जनता और अधिकारियों के बीच में फंसा तो इन जनप्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता के जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ मिलकर दलाली करने का काम किया, जनता का धनादोहन करने का काम किया, जनता का उत्पीड़न करने का काम किया, जनता को फर्जी मुकदमों में फंसाने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ जनता का दोहन किया, कहीं से भी जनता का समर्थन नहीं किया। और आपने देखा जिस तरीके से लोग कहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं, यही गोरखपुर में जब अपराध हुआ, एक ब्राह्मण मारा गया, तो माननीय मुख्यमंत्री का 0 टॉलरेंस कहां चला गया? जनता को दिखा नहीं। और सत्ताधारी दल के लोग ऐसे अपराधियों के घर जाके उनके साथ मालपुआ काटते रहे, उनका हाल चाल लेते रहे, लेकिन एक पीड़ित ब्राह्मण का दुख दर्द बांटने कोई जनता का जनप्रतिनिधि नहीं गया।
भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि नहीं गया, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव क्यों करेगी जो वोट लेने के बाद लखनऊ निकल लेंगे, कोई अपने घर में बैठा रहेगा और जनता की सुधि नहीं लेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में 5 साल बने रहे, जनता के हर सुख दुख में उन्होंने भागीदारी लिया। जहां भी जनता का उत्पीड़न हुआ, चाहे डीएम से मोर्चा लेना हो, चाहे कमिश्नर से मोर्चा लेना हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से मोर्चा लेना हो, चाहे सीएमओ से मोर्चा लेना हो, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया विपक्ष में। तो आप मुझे बता दें, मैं चैनल और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता से और इन जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहूंगा कि आखिर वो कौन सा मुद्दा लेकर फिर जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे, जब 5 साल अच्छे विधायकों की आपने गोरखपुर में देखा, जब विधायकों की कि वो अपने निधि का पैसा तक नहीं खर्च कर पाए। तो जो विधायक को जो एक निधि मिलती है जिससे क्षेत्र का विकास करना होता है, अगर उस पैसे से उस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, वो पैसा वापस चला गया, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को जनता सिरे से नकार चुकी है और 2022 के चुनाव में इतिहास लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में हम तो कहते हैं कि सबसे अधिक मेजॉरिटी की सरकार बनने जा रही है। निश्चित ही जिस तरीके से विधायकों ने लगातार 5 साल तक जनता का उत्पीड़न किया और जनता से वह कटे रहे, तो आप मुझे बताएं कि आखिर वोट देने का जनता का पैमाना क्या होना चाहिए। जनता को हमेशा उसका प्रतिनिधि सर्वसुलभ हो, उसके बीच में रहे, जब जन समस्या आए तो उसके साथ कदम से कदम मिला के कम से कम उस समस्याओं को उन अधिकारियों से लेके उस उच्च जनप्रतिनिधि तक पहुंचाए। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य यह होता है और जनता अब होशियार है। जिस जनता को इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिग्भ्रमित किया था, आज वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस जनता को सरकार की वास्तविकता से लगातार अवगत करा रहा है। जनता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों का लगातार स्वागत कर रहे हैं जो समाज में, और कहा जाता है कि सरकार और जनता के बीच में जो एक प्रतिनिधि होता है, जो सरकार का प्रतिनिधि होता है, ऐसे प्रतिनिधियों को आईना दिखाने का काम कर रहा है। तो निश्चित ही 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव की रणभेरी बन चुकी है। सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी गोटें सही से दुरुस्त करनी शुरू कर दी हैं और उसी में एक दल है समाजवादी पार्टी। वह राजनीतिक दल जिसकी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में सरकार रही। मीडिया लैंड के इस विशेष कार्यक्रम उत्तम प्रदेश में हम उन भावी नेताओं से बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, उनके सपनों पे बात करते हैं कि वो अगर जनता के माध्यम से चुनकर सदन तक पहुंचते हैं, विधानसभा तक पहुंचते हैं, तो वो किन तरीकों से एक उत्तम प्रदेश बनाने की अपनी योजना को साकार करेंगे। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर शहर के समाजवादी पार्टी के नेता और सभासद, बेतिहाता एक वार्ड है उससे सभासद विश्वजीत त्रिपाठी। सोनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इस मीडिया लैंड नेटवर्क की टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद इस साक्षात्कार के लिए। जी सबसे पहला सवाल जी, जब हम नेताओं का एक कॉमन सा इतिहास देखते हैं अधिकांश का, जी एक चीज पाई जाती है कि जब हमें नेता बनना होता है जी तब हम बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, जन मुद्दों पर संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जब एक अभियान सफल हो जाता है, हम कुछ हो जाते हैं, फिर हम विमुख हो जाते हैं अपने कर्तव्य से। लेकिन जब हम आपका इतिहास उठा के देखते हैं तो आप बेतिहाता से पार्षद होने के बाद भी आप जन मुद्दों को लेकर कोरोना के दौरान आप कमिश्नरी आवास पर धरने पे बैठ जाते हैं, आप जनता की जल निकासी और सड़क के मुद्दे को लेकर पानी में धरने पे बैठ जाते हैं। तो इसे आपकी कर्तव्य निष्ठा समझा जाए या आगे की तैयारी समझा जाए? देखिए, सर्वप्रथम जनता ने अगर मुझे वोट दिया है तो यह मेरी कर्तव्य निष्ठा है। और जैसा आपने कहा कि जनहित के मुद्दों पे मैं कमिश्नर के वहां धरने में बैठ गया था, आप मुझे बताएं, जब मेरे गोरखपुर की जनता कोरोना से सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए और बेड के लिए त्राई कर रही थी, तो इस पूरे जनपद के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक जो लापता घोषित कर दिए गए थे, तमाम समाचार पत्रों ने भी विधायकों और सांसदों का हालचाल लेना चाहा, लेकिन वो विधायक और सांसद अपने क्षेत्र पे न होके अपने आप को या तो असल क्वारंटीन कर लिए थे या तो वो आउट ऑफ सिटी चले गए थे।
उन परिस्थितियों में हमारा गोरखपुर जनपद और हमारे महानगर के लोग लगातार पीड़ित थे और लगातार जनता के फोन आ रहे थे कि पार्षद जी कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कहीं बेड नहीं मिल रही है, कहीं मरीजों को रेमडेसिविर नहीं मिल रही है। लेकिन यह सत्ता के जनप्रतिनिधि जो जनता के नुमाइंदे होते हैं, जिनका जनता के प्रति एक दायित्व होता है कि जनता के सुख दुख में वह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उन परिस्थितियों में जब जनता की कोई सेवा करने वाला नहीं था, तो मैं इकलौता पार्षद कमिश्नर के वहां इस नाते धरने पे बैठ गया, क्योंकि एक हॉस्पिटल था जहां पे 15 मरीज लेवल 3 के एडमिट थे, उनको ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता थी और उस हॉस्पिटल में सिर्फ 1 सिलेंडर बचा हुआ था। अगर मैं धरने पे नहीं बैठता तो अगर शायद वो 1 सिलेंडर खत्म हो जाता तो 15 जीवन की जीवन लीला समाप्त हो जाती। लेकिन अन्य जनप्रतिनिधियों का ऐसा कोई सरोकार नहीं था। कमिश्नर साहब ने कहा कि आप मेरे यहां धरने पे बैठे, मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। मैंने कहा जनता के मुद्दे पे और जनता के जीवन मरण के लिए मैं जेल नहीं, आप मुझे फांसी चढ़ा देंगे तो मैं अभी चढ़ने के लिए तैयार हूं। उस समय मैं धरने पे बैठा, उस समय तत्कालीन कमिश्नर जयंत नालिकर साहब थे, उसने जनता की पीड़ा को समझा, मेरे दुख दर्द को समझा और तत्काल उस हॉस्पिटल को 25 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए, जिससे उन 15 मरीजों की जान बची। जैसा कि आपने कहा कि मेरी जो कर्तव्य निष्ठा है, देखिए जनता ने मुझे वोट जो दिया है मेरे कार्यों को देखकर दिया था, मेरे आगे के जो भविष्य है उसके लिए दिया था। मुझे जनता ने इसलिए नहीं दिया था कि मैं जब जनता को आवश्यकता पड़े तो मैं अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन हो जाऊं या मैं जनपद छोड़ के चला जाऊं। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल जनता का तिरस्कार किया है, अब वो समय आ गया है कि जनता भी उनका तिरस्कार करने वाली है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में सरकार परिवर्तन होने वाली है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होने वाले हैं और जिस हिसाब से लगातार भारतीय जनता पार्टी में उनके विधायक, उनके मंत्री और उनके सांसद लगातार पूर्व मंत्री टूट के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए एक जनप्रतिनिधि जब चुना जाता है और उन जनप्रतिनिधियों को अगर वो दायित्व और वो पावर नहीं दिए जाएंगे जिससे वो जनता की मदद कर पाए, तो ऐसे दलों में विधायक सांसद बनने का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। आपने देखा होगा तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक, यही गोरखपुर के महेंद्र पाल सिंह ने देखा होगा आपने कि वह थाने में गिड़गिड़ाते नजर आए थे, उनके भाई को पीटा गया था, अनावश्यक पीटा गया था। जब सत्ताधारी दल के विधायक के भाई भतीजे पीटे जा रहे हैं और वो भी उनका कोई दोष नहीं था, निरपराध पीटे जा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लखनऊ में मलाई काट रही थी। जब उनके जनप्रतिनिधियों की नहीं सुध थी तो जनप्रतिनिधि जनता की क्या सुध लेंगे। आपने देखा यही यहाँ गोरखपुर के आरएमडी एक विधायक है जो व्यवसायी वर्ग से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, 4 बार के सिटिंग एमएलए थे, उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन एक विशेष व्यक्ति को जिताने के लिए उनका टिकट काट दिया गया। तो यह व्यवसायियों का अपमान है कि नहीं अपमान है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही आरएमडी राधा मोहन दास अग्रवाल लगातार, आपने देखा होगा कि ना कोई उनका जेई सुन रहा था, ना कोई यही सुन रहा था, लगातार समाचार पत्रों ने छापा, आप लोगों ने उनका बयान लिया। जब भारतीय जनता पार्टी में जब किसी विधायक की नहीं सुनी जाएगी, सांसद की नहीं सुनी जाएगी, पार्षद की नहीं सुनी जाएगी, तो हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम है जनता के प्रति दायित्व का निर्वहन करना और हमारे अंदर जितनी क्षमता रहेगी हम लगातार जनता की मदद करेंगे। और हमारा सिर्फ एक ध्येय है, हम जनता की सेवा करने आए हैं और मेरा उद्देश्य जनता की सेवा करना है। और रहा सवाल जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार इतना कहा जाए कि मतलब किसी काम के मुख्यमंत्री नहीं रहे। पूरे 5 सालों में सिर्फ इन्होंने हेलीकॉप्टर लेके दौरा किया, लेकिन कोई कार्य नहीं कर पाए 5 सालों में। यहां आप पूरी तरीके से भाषण मोड में चले गए, लेकिन मैं आपको फिर से सवाल से जोड़ता हूं। जोड़िए। आपने अभी पूरी तरीके से क्वारंटीन पॉलिटिक्स की बात की। आप जिस दल से आते हैं जी जी जी, उस दल पर, उस दल के मुखिया पर कहीं ना कहीं 4 सालों तक जी, जो जी, पूर्ववर्ती सरकार का समय रहा, उसमें बतौर विपक्ष एक आरोप लगता रहा जी जी जी, कि बहुत धीमी गति से जो विपक्ष की भूमिका रही उसका निर्वहन किया गया। ट्विटर पॉलिटिक्स का उनको अग्रणी रूप माना गया कि वो सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और फिर अब बाद में जब अब चुनावी कैंपेन आ रहा है, इस दौरान मैं दोनों सवाल को एक साथ जोड़ रहा हूं कि 4 सालों तक वो इनसाइड पॉलिटिक्स करते रहे, जी जी, विपक्ष की उस शानदार भूमिका का निर्वहन नहीं कर सके। और अब जब कोरोना के मद्देनजर, ओमिक्रॉन के मद्देनजर चुनाव आयोग ने जिस तरीके से नई परिपाटी से चुनाव को कराने की जब
कोशिश की है या घोषणा की है, तब उनका कहना है कि हम डिजिटली उतने मजबूत नहीं हैं। इन दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं कि विपक्ष का उस तरीके से 4 साल से ज्यादा समय तक शिथिल पड़ा रहना, कमजोर पड़ा रहना और अब बहुत तेजी से आगे आना, इसको आप अवसरवादिता क्या राजनीति क्यों नहीं मानते हैं? देखिए, मैं आपके आरोप को सिरे से खारिज करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार 5 सालों तक जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा किया। अब रहा सवाल सोशल मीडिया का, तो देखिए वर्चुअल जमाना है और सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों के बीच में बने रहे और जनता के सुख दुख में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे हटाया जाए, इसके लिए लगातार जनता के बीच में बने रहे। और जिस तरीके से उन्होंने 4 साल के बाद अपने जब रथ को निकाला, तो आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक, जहां भी उनका रथ गया लाखों लाखों की भीड़ आई। वह भीड़ किसी रुपए, पैसे और भाड़े के गाड़ी से नहीं आई थी, वह भीड़ जनता स्वतः उनको देखने पहुंची थी। कुछ लोगों ने कहा कि लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सिर्फ देखने जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, जिस नेता को प्रदेश की लाखों लाख जनता सिर्फ देखने जा रही हो, तो उसका कितना बड़ा चेहरा हो, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की राजनीति में कितना बड़ा भविष्य है, आप लोग उसका आकलन स्वतः कर सकते हैं। और रहा सवाल, आपने कहा कि हमारे नेताजी अवसरवादी हैं, तो अगर वो अवसरवादी रहते तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे बनते? उनकी पार्टी लगातार यहां 4 बार सरकार बना चुकी है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो अब वो कहते हैं कि जिस पार्टी के लोग खुद ही सोशल मीडिया, ट्विटर और टेलीप्रॉम्पर से क्या कहते हैं, शब्दों का उच्चारण करते रहे। अभी आपने कल देखा माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे टेलीप्रॉम्पर के चक्कर में फंस गए। वह बात कहीं और की कर रहे थे, जब टेलीप्रॉम्पर ने उनको जवाब देना बंद कर दिया, तो वह तरह तरह की बात करने लगे। देखिए, यह आरोप हमारे पार्टी पे लगाना बिल्कुल गलत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार 5 साल जनता की सेवा की है, जनता के बीच में रहे हैं और इस सरकार के अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार उन्होंने मुहिम चलाई है। कहीं भी नहीं कोई कह सकता है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में गायब रही हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरीके से इस सर्दी के मौसम में गर्मी ला चुकी है, गर्माहट उसकी बरकरार है और गोरखपुर के मद्देनजर वो गर्माहट तब और बढ़ जाती है जब आप जैसे जो कर्तव्यनिष्ठ, जैसा आपने अपने आप को बताया भी कि आप कर्तव्यनिष्ठ नेता हैं और आप लोग जब तैयारी कर रहे थे विधानसभा चुनाव की, आप भी दावेदारी कर रहे हैं इस सदर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने की, उस दौर में इस पूरे माहौल को और गर्मजोशी से भर देते हैं वह घोषणा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाती है, जिसको डबल इंजन की सरकार आज के डेट में कहा जाता है। और वो घोषणा यह होती है कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जब हम पीछे 1.5 दशक देखते हैं तो मुख्यमंत्रियों का जो इतिहास है वो यह है कि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो विधान परिषद के माध्यम से आते हैं। तो ये घोषणा की जाती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने भी राधा मोहन जी का नाम लेके उसको ये जरूर लपेटे में लेने की कोशिश की कि वैश्य समाज का ये अपमान किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप ये नहीं मानते हैं कि गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव लड़ना कहीं न कहीं पूरे चुनाव को एक तरफा कर रहा है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं? देखिए, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं देवबंद से पर्चा भर दूंगा, पार्टी कहेगी तो मैं क्या बोलते हैं अयोध्या लड़ जाऊंगा, काशी लड़ जाऊंगा, मथुरा लड़ जाऊंगा, लेकिन कहा जाता है कि अंत में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपना चुनाव हार सकते हैं, तो पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पुनः उनके घर गोरखपुर भेज देती है। और कहा जाता है कि आप जब पूरे 403 विधानसभा चुनाव में लड़ने की मादा रखते हैं, तो आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर से लड़ने का आखिर क्या नजरिया देखा जाएगा? अब वो भी देखिए, आप अपने ही दल के 4 बार के सिटिंग एमएलए एक वैश्य समाज का जो एक बड़ा नेता कहा जाता है, उसका आपने टिकट काटा, तो निश्चित ही गोरखपुर की राजनीति वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज से होकर गुजरती है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गोरखपुर की जनता लगातार 20 सालों से विकास का दर्द झेलती आई है। इन 5 सालों में भी गोरखपुर में कोई विकास नहीं हुआ, गोरखपुर की स्थिति जस की तस बनी रही। माननीय मुख्यमंत्री जी 25 साल यहां सांसद रहे और बरसात के दिनों में वह गली गली घुमा करते थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने 25 सालों में जिन गलियों में घूमा, क्या उन गलियों में विकास हुआ?
क्या उन गलियों में सड़कें गड्ढा मुक्त हुई? आज भी अगर 2 घंटे की बरसात हो जाए, ठंडी का मौसम है, तो पूरा गोरखपुर जलमग्न हो जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय नगर विधायक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। और तो और देखिए, सोने पे सुहागा इन्होंने किया, एक बाहरी को लेकर यहां का सांसद बना दिया, जिस जो रवि किशन शुक्ला के नाम से जाने जाते हैं, जो कलाकार हैं और अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन समय समय पर करते रहते हैं, वह गोरखपुर के 5 विधानसभाओं का नाम नहीं बता पाएंगे, ग्राम सभाओं का नाम नहीं बता पाएंगे, तहसील का नाम नहीं बता पाएंगे। जो कहा जाए कि अगर 365 दिन साल में हो तो 364 दिन वो मुंबई निवास करते हैं, तो ऐसे नेताओं को गोरखपुर में कहीं कोई गुजारा बसर होने वाला नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी पुनः गोरखपुर वापसी हो चुकी है और फिर से वह गोरखनाथ मंदिर का कार्यभार देखने जा रहे हैं। जनता उनको वापस मंदिर में भेजने वाली है और उनका कार्य भी है पूजा पाठ करना। हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं, वह पीठ के महंत है, पीठ के महंत के रूप में उनका सम्मान है। लेकिन जब राजनीतिक फील्ड में आएंगे तो जनता का जो नजरिया होता है वो विकास होता है, भ्रष्टाचार खत्म करना होता है, स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, उत्तम शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन इन किसी समस्याओं का माननीय मुख्यमंत्री जी से 5 सालों में कोई सरोकार नहीं रहा। जनता उनको वापस मंदिर भेजने वाली है। तो क्या विश्वजीत त्रिपाठी सोनू यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने अपने गृह जनपद या गृह क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम बिल्कुल किया है। आप अगर धर्मशाला से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक चले जाते हैं तो ऑर्नामेंटल लाइटें लगाई गई हैं। गोरखपुर का गोलघर हृदय स्थली कहा जाता है, गोरखपुर की पहचान गोलघर से है। गोलघर में वो लाइटें 5 सालों में नहीं लग पाई, लेकिन सरकार जब जाने को हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक जाने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए उन्होंने अपना पर्सनल विकास किया है, उस रोड का विकास किया है। आप पूरा शहर उठा के देख लीजिए, अगर पूरे शहर में अगर आपको ऑर्नामेंटल लाइटें मिल जाए तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। सिर्फ गिने चुने रोडों पे उन्होंने वो लाइटें लगवाई है। वरन आप उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा जनपद है, पूर्वांचल की राजनीति में कहा जाता है कि गढ़ कहा जाता है गोरखपुर। आप गोरखपुर का दक्षिणांचल, उत्तरांचल आप उठा के देख लीजिए, आज भी तमाम ऐसे जगह है जहां बाढ़ अगर जब आती है तो पूरा गांव का गांव उजड़ जाता है, गांव के गांव बह जाते हैं। तो क्या विकास का पैमाना यही होता है? और रहा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जिस नगर क्षेत्र में निवास करते हैं, उस नगर क्षेत्र की दशा देख लीजिए। उनके क्षेत्र के, उनके गोरखनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर धर्मशाला पुल है। धर्मशाला पुल की स्थिति यह होती है कि जब बारिश का पानी 2 घंटे बरसता है तो कोई तमाम ऐसी मौतें हुई, जो लोग उस पानी में गिरे वो लोग मर गए। लेकिन कहीं भी गोरखपुर में विकास हुआ नहीं। हाँ, विकास उनके व्यक्तिगत उस मार्ग का हुआ है, हम भी उस विकास को मानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत विकास होना विकास नहीं है। जब तक पूरे शहर का संपूर्ण विकास ना हो, विकास नहीं कहा जाता है। आपसे बातचीत के पहले जब आपके बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहे थे और हमारी टीम जब थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी, तो आप और आपका पूरा दल आजकल एक राग अलापता है कि ब्राह्मणों के साथ बहुत अहित हुआ है इस सरकार में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में ब्राह्मणों के साथ किस तरीके से अहित हुआ, और आपकी सरकार आती है तो ब्राह्मण समाज के साथ किस तरीके से हित हो जाएगा, यह मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन 5 सालों में अगर किसी का सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया तो ब्राह्मणों का किया है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि एक कांड हुआ था, विक्रु कांड। एक महिला, एक 18 से 20 साल की नौजवान होती है, जिसकी शादी एक किसी अपराधी से होती है, और एक दिन शादी होती है, एक दिन बाद वो उसके घर जाती है, तीसरे दिन उसके पति का इनकाउंटर हो जाता है। और एक 18 से 22 साल की अबोध महिला को उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर ब्राह्मण होने के नाते उस महिला को आज तक जेल में रखा गया है। आप मुझे बताएं, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कार्बाइन चलाने वाले भी अपराधी गोरखपुर शहर में खुलेआम घूमते हैं, लेकिन उनकी बहन बेटियों को कभी जेल में नहीं रखा गया। उसका सिर्फ यह था कि वो ब्राह्मण समाज की बहू थी, ब्राह्मण समाज की लड़की थी। एक दिन के जान पहचान से आखिर वो किस षड्यंत्र में शामिल हो सकती है? अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा ब्राह्मणों का उत्पीड़न करने की नहीं होती, आज लड़की वो अपने घर होती, वह भी अपना जीवन यापन करती। देखिए, निश्चित ही अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप मुझे बताएं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किन अपराधियों की बहन बेटी को जेल में रखा है? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं। अभी आपने गोरखपुर में तत्काल एक कांड देखा होगा कि एक लड़का था, अंकुश शुक्ला, तारामंडल में 18 साल का नौजवान था। उसकी दिन में 3 बजे गोरखपुर सीएम सिटी में दिन दहाड़े ईंटें और चक्कू से कूच करके हत्या कर दी गई। और गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायक और सांसद एमएलसी होने के बावजूद भी कोई उस परिवार का दुख दर्द नहीं जाना, और उनके ही सत्ताधारी दल के समर्थक दल का एक
सांसद कहे जाते हैं परवीन निषाद, उनका भाई, जो उस हत्या आरोपियों का मुख्य एक्यूज था, उसके घर जाके वह चाय पानी नाश्ता ले रहे हैं। बगल में 10 कदम पे उस गरीब ब्राह्मण का घर था, लेकिन सरकार के जनप्रति उस गरीब ब्राह्मण की सुधि नहीं लेने गए। तो आप बताइए, इस पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है, और जिन जिन तरीकों से ब्राह्मणों को दबाया जा सकता था दबाया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, गोरखपुर जनपद में देख लीजिए कितने मुख्य पदों पे ब्राह्मण हैं और कितने मुख्य पदों पे उनके सजातीय लोग हैं। निश्चित ही उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का तिरस्कार किया गया है, और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है, निश्चित ही योगी आदित्यनाथ जी चुनाव हारने वाले हैं और भाजपा की सरकार यहां से जाने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के मद्देनजर जब हम देखते हैं तो जो पिछला सप्ताह गुजरा है वो पूरी तरीके से इस्तीफा सप्ताह गुजरा है। तमाम सारे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो सरकार में विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो समाजवादी पार्टी में गए हैं। लेकिन उसी के साथ समाजवादी पार्टी से भी कुछ नेताओं ने इस्तीफा दिया है और वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। तो इस पूरे इस्तीफा सप्ताह को और इस्तीफे प्रकरण को, और जो ये लोग 5 साल तक मंत्री रहकर आपकी सरकार में आए हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जो 5 साल मंत्री रहे, उनकी दशा संतरी से भी ज्यादा खराब रही। वो 5 साल में नाम के तो मंत्री रहे, लेकिन एक थाने पे आपने सुना होगा, माननीय भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि वो एक सिपाही का ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। तो जब 5 साल तक उन मंत्रियों ने जनता का समय, सरकार का समय काट लिया, और सरकार का ही समय ही नहीं काटा। आपने देखा होगा 2 साल पूर्व भारतीय जनता पार्टी के ही 200 विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लखनऊ में डेरा डाल लिया था, और वो सरकार के खिलाफ जा रहे थे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी थी, किसी तरीके से उन विधायकों का बैलेंस किया गया। आपने देखा जिस तरीके से लगातार जब सरकार जाने वाली थी, तो लगातार उनके जो शोषित, दलित, वंचित जो विधायक, सांसद जो भी थे, वो सारे लोग, उन्होंने उस सरकार से मुंह मोड़ा और समाजवादी पार्टी में शामिल होकर नई सरकार बनाने की इबारत लिखने वाले हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा यह दावा करती है कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो जिन आयातित अब आपके पार्टी में लोग आए हुए हैं, नए पुराने जो मंत्री थे, विधायक थे, उनके आने के बाद से ये भी चर्चा तेज है कि उनके आने का ये मतलब तय है कि वो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होंगे। खासतौर से वो अधिकांश वो भी वहीं से प्रत्याशी होंगे जहां से वो जीत के आए हैं। तो उन विधानसभा क्षेत्रों में तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं तैयारी कर रहे थे, वो दावेदारी मजबूत तरीके से पेश कर रहे थे अपनी प्रत्याशिता की। तो क्या ये कहीं कार्यकर्ताओं के साथ कुठाराघात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके इस आरोप से सहमत नहीं हूं। देखिए, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता और जब कोई बड़ा नेता पार्टी में आता है, तो सर्वप्रथम उसका यह उद्देश्य होता है कि पहले उस पार्टी की सरकार बनाए। और देखिए, हमारी पार्टी में जितने भी बड़े नेता शामिल हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ा ही अच्छा निर्णय लिया है, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित है और संगठित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको चुनाव लड़ाएंगे, जो साइकिल का निशान लेके आएगा, सारे कार्यकर्ता, जो सांसद हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे मंत्री रहे उस सरकार में, वो सारे लोग समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम उत्तर प्रदेश पे बातचीत कर रहे हैं। आप इस गोरखपुर सदर विधानसभा से अपनी दावेदारी मजबूत तरीके से पेश कर रहे हैं बतौर भावी विधायक। जी, आपके प्लान्स क्या हैं? आपकी योजना क्या है? ये अगर आपको जनता आपके सड़क के आंदोलन से, आपकी मेहनत से आपको सदन तक भेजने का काम करती है, आप विधानसभा पहुंचते हैं, तो आपके लिए गोरखपुर के लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, गोरखपुर के लिए योजना हमारी नहीं है, परंतु जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाने की मुहिम भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाए थे और कहीं से भी उस मुहिम में सफल नहीं हुए, तो समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। और गोरखपुर शहर विधानसभा में जैसे आपने कहा कि हमारा शहर पिछले 30 सालों से हर बरसात के पानी में जो क्या बोलते हैं, पानी झेलने का दंड हमेशा झेलता रहता है। पूरे शहर में वाटर लॉगिंग हो जाती है, जनता परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, अपने कार्यों को नहीं कर पाती है। सर्वप्रथम पूरे गोरखपुर में एक वाटर ड्रेनेज का कंप्लीट सिस्टम बनाया जाएगा। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवा जो निचला तबका है, देखिए आपने देखा होगा कि सदर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर का वही तबका जाता है जो हैंड टू माउथ होता है, जिनके पास जो गरीब जनता होती है, उस गरीब जनता को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले, उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले, हॉस्पिटल में उनका उचित इलाज हो, अच्छे तरह के डॉक्टर हो, अच्छे डिग्री वाले डॉक्टर हो जो उनका उचित इलाज कर पाए। और शिक्षा जो कही जाती है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तो ये जो एक स्लोगन है, इस स्लोगन में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह फेल रही।
हमारा उत्तर प्रदेश नहीं वरन पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग एक नई शिक्षा अपने तरीके से डेवलप करेंगे। जो भी प्राथमिक विद्यालय है उनको हम लोग प्राइवेट विद्यालयों के तरीके से उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनमें उचित शिक्षा का प्रबंधन किया जाएगा, उचित संसाधन दिए जाएंगे, अच्छे तरीके से वहां पे शिक्षा दी जाएगी। जब हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा तभी उत्तर प्रदेश का विकास संभव है और तभी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता है। और इसके साथ आपने देखा होगा गोरखपुर जनपद में नगरीय क्षेत्र में लगातार हमारा शहर जाम से जूझ रहा है। कहीं भी ITMS का उद्घाटन किया गया है लेकिन वो कहीं तौर पर प्रभावी नहीं है। हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था को संतुलित करेंगे, प्रॉपर उसका एक रोड मैप बनाएंगे। हम लोग जिस तरीके से गोरखपुर का विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास की नई इबारत लिखेंगे। आप उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा के मामले पे घेर रहे थे। सरकार का ही दावा है कि गोरखपुर में ही, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, इसी गोरखपुर में उसने 4 विश्वविद्यालय अब कर दिए हैं। तो इस उनकी इस उपलब्धि के दावे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उन्होंने 4 विश्वविद्यालय, आप जो कह रहे थे, अब कोई अपना व्यक्तिगत विश्वविद्यालय बना ले तो उसकी बात मैं नहीं कह सकता। यही आपने देखा होगा गोरखपुर में एक गोरखपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है। यस, पार्टी जब सरकार में नहीं आई थी तो कहती थी हम गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देंगे, लेकिन आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय को आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक यहाँ मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसको टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना करके गोरखपुर में शिक्षा की एक अलग जगह का काम किया। और हमारी सरकार अगर आती है तो निश्चित ही यह गोरखपुर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करेगा। यानी आप ये दावा करते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाती है तो आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंटरव्यू देखा होगा, विकास विशाल गोस्वामी इस गोरखपुर के ही एक पत्रकार है, उन्होंने सीधे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सवाल किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको वादा किया है कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी इस बार 2022 में, निश्चित ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने खुद अपने मुख से अपने घोषणा की है, तो वह काम निश्चित ही पूरा होने वाला है। अब अपने इस वार्ता के क्रम को समापन की तरफ ले जाते हुए एक सवाल आपसे। अभी तक जब आप दावेदारी पेश कर रहे थे तब तक आपके सामने जो प्रत्याशी की एक सूची थी, जी जी जी, जो लोग लगते थे कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं जी। अब कुछ ही दिन पहले यह घोषणा हो गई कि स्वयं मुख्यमंत्री अब बिल्कुल प्रत्याशी हैं। अब आप इस लड़ाई को, इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव में कहीं कोई दम नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। हम 9 विधानसभाओं को जीत रहे हैं। आप गोरखपुर शहर विधानसभा की बात करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी 25 साल तक यहाँ सांसद बनकर जनता का प्रतिनिधित्व किए हैं और किसी भी जनता की समस्या का निराकरण माननीय मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं बना पाए, तो विधायक बनकर वो गोरखपुर में कौन सी विकास की इबारत लिखेंगे? जनता इससे जगजाहिर है। और निश्चित ही 25 साल का कार्यकाल उनका सांसद का और 5 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री का गोरखपुर की जनता देख चुकी है। जनता उनसे उब चुकी है। जनता बदलाव चाहती है। उसी बदलाव के क्रम में उनको लगा कि जब वो देवबंद हार जाएंगे, जब मथुरा हार जाएंगे, जब अयोध्या हार जाएंगे, तो गोरखपुर में अपनी सीट सुरक्षित करने वाले आए हैं, लेकिन उनकी सीट कहीं सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो चुनाव जीतेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जमानत जब्त होने वाली है और गोरखपुर में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। जितने बहरूपीय गोरखपुर में बाहर से आए उन्होंने कोई विकास नहीं किया गोरखपुर जनपद का, सिर्फ और गोरखपुर जनपद को कंप्लीट रूप से डुबोने का काम किया, चाहे वो बाढ़ से डूबा हो, चाहे बरसात के पानी से डूबा हो। इसके अलावा गोरखपुर में इन लोगों ने कोई विकास का पैमाना लिख ही नहीं पाए। जब या 25 साल सांसद होते हुए, 5 साल मुख्यमंत्री होते हुए गोरखपुर का जल जमाव नहीं दूर कर पाए तो गोरखपुर का विकास क्या कर पाएंगे? आप भली भांति वाकिफ है। और जनता भी इनके 25 साल के कार्यकाल से, सांसद के कार्यकाल से, 5 साल के इनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल से जनता ने देख लिया, जब आप मुख्यमंत्री होते हुए गोरखपुर का विकास नहीं कर पाए तो आप विधायक होकर क्या गोरखपुर का विकास करेंगे? और जनता और लोग चाहते हैं कि आप मंदिर का विकास करें। हमारी भी इच्छा है कि मंदिर का विकास हो और मंदिर का एक नया और आयाम स्थापित हो। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देंगे। इसके लिए वो जाकर मंदिर का पुनः पदभार ग्रहण करें और मंदिर की पद प्रतिष्ठा को और ऊंचा करें। तो क्या विश्वजीत त्रिपाठी ये दावा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव हार जाएंगे? बिल्कुल हारने वाले, निसंदेह। देखिए, इस गोरखपुर में कोई ऐसा पहली बार नहीं होने जा रहा कि कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं।
इसके पहले टीएम सिंह मुख्यमंत्री रहे, वो भी चुनाव हारे हैं, बीरबहादुर सिंह चुनाव हारे हैं, और अभी आप दूर क्यों जा रहे हैं, इसी माननीय मुख्यमंत्री जी की सदर संसदीय सीट पे उपेंद्र शुक्ला जी, जो 40 साल के कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने और उनके कार्यकर्ताओं ने विपक्ष में उनको चुनाव हरा के उनको घर भेजने का काम किया है। तो यह कोई नई इतिहास नहीं लिखा जाएगा, और गोरखपुर तो हमेशा इतिहास बदलता रहता है। 3 मार्च की पोलिंग यहां इतिहास फिर बदलने वाली है, और 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपने अभी जो उपचुनाव की बात की थी, उपचुनाव में जिस घटक दल के साथ आप जुड़कर यहाँ पर उपचुनाव में अपने विजय पताका फहराए थे, वह दल तो अब स्वयं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और वो दल भी यह दावा करता है कि भारतीय जनता पार्टी ही 2022 में पुनः सरकार बनाएगी। तो निषाद पार्टी की इस पूरी जो, और इस बेल्ट में भी निषाद मतदाताओं की एक संख्या है ठीक ठाक, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पर्दाफाश होना था वो लखनऊ में अमित शाह की रैली में हो चुका था। हजारों कुर्सियां तोड़ी गई, और उन्हीं के समाज के लोगों ने कहा कि संजय निषाद ने निषादों को बेचने का काम किया है। सारे निषाद ये समझ चुके हैं कि संजय निषाद सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भला कर सकते हैं, किसी अन्य निषाद का भला नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से लगातार वो अपने टिकटों को बेचने का काम कर रहे हैं, वो एक कहा जाता है कि एक लुटेरा साबित हो रहे हैं संजय निषाद, और पूरे समाज को लूट के उन्होंने अपना विकास किया है, अपने बेटे का विकास किया है, अपने परिवार का विकास किया है। उनकी पार्टी का कोई पदाधिकारी बताइए जो उनके परिवार का ना हो। जो परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते थे, आज खुद ही ऐसे लोगों को अपने पार्टी में लेके पूरे समाज को उन्होंने दूषित किया है। और जिस तरीके से संजय निषाद और उनके लोगों ने अपराधियों का मनोबल बढ़ाया है रामपुर गांव में, निश्चित ही ब्राह्मण समाज अगर संजय निषाद और उनके पार्टी के जो भी प्रत्याशी होते हैं, मैं गोरखपुर की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि जो ब्राह्मण समाज अगर संजय निषाद की पार्टी को अगर वोट करता है, तो वह ब्राह्मण समाज, अंकुश शुक्ला का परिवार, उस गरीब ब्राह्मण जो पूजा पाठ करता है परिवार, उसका परिवार और ब्राह्मण समाज जैसे समाज के लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जो निषाद पार्टी को वोट करेगा। और मैं आह्वान करता हूं कि जहां भी निषाद पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो, हमारा ब्राह्मण समाज पुरजोर तरीके से उसका विरोध करे, उसको हरा के उसको घर भेजने का काम करे। चूंकि संजय निषाद एक व्यापारी है, अपराधियों के शागिर्द है, और अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। निश्चित ही संजय निषाद और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों चुनाव हारने वाली है। तो अगर जनता आपको मौका देती है और आपकी पार्टी को मौका देती है, हम ये उम्मीद करेंगे कि उत्तम प्रदेश बनाने के लिए आप अपनी हर पुरजोर कोशिश अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। देखते हैं अगले किसी एपिसोड में किसी और उम्मीदवार के साथ, किसी और नेता के साथ, कि उनकी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की योजना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रणव द्विवेदी, शुभम।